नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिफेंस स्कोप पर। आज हम लेकर आए हैं भारत की डिफेंस और स्ट्रेटजिक वर्ल्ड से जुड़े कुछ नए और इम्पोर्टेंट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी के एनुअल इन्नो योद्धा 2024 कंपटीशन की। इस इवेंट का मिशन है नए आइडियाज़ और इनोवेशन को सेलिब्रेट करना, जो हमारी आर्मी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ट्रेनिंग को नए लेवल पर ले जाए। दोस्तों, आर्मी का इन्नो योद्धा 2024 इवेंट मानेकशॉ सेंटर दिल्ली में होस्ट किया गया और इस साल इसने एक बार फिर नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इवेंट को लीड किया, जहां 75 इनोवेशंस को सख्ती से इवेल्यूट किया गया। इनमें से 22 बेस्ट आइडियाज़ को शोकेस और फैसिलिटेट किया गया, जो अब प्रोडक्शन के लिए आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो की गाइडेंस में जाएंगे। जनरल द्विवेदी का एक डायलॉग मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा। इनोवेशन इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स अ माइंड सेट। ये बात हर एक सोल्जर की क्रिएटिविटी और डेडिकेशन को अंडरलाइन करती है, जो आर्मी के फ्यूचर को सेव कर रही है। इस प्रोग्राम के इम्पैक्ट की बात करें तो पिछले 4 सालों में 26 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फाइल हो चुके हैं और 21 इनोवेशंस सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी हुए हैं। इस बार के टॉप इनोवेशंस में एक्सप्लोडर और अग्निअस्त्रा जैसे टूल्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए बनाए गए हैं। ये इवेंट हमारे देश के सेल्फ रिलायंस गोल्स के लिए एक सॉलिड पुश है। अगली खबर है एक दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप बॉटलैब डायनेमिक्स के बारे में, जो अपने नैनो ड्रोन से डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक नए रेवोल्यूशन की शुरुआत कर रहा है। बॉटलैब डायनेमिक्स ने एक ऐसे नैनो ड्रोन को डिज़ाइन किया है जो सर्विलांस और रिकॉनेसेंस के लिए एकदम गेम चेंजर है। ये ड्रोन इतना लाइट वेट है कि इसका वेट सिर्फ 250 ग्राम है और ये 2 किलोमीटर की रेंज कवर करता है, और साथ ही इसे डिप्लॉय करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। इसके 2 मेन ऑपरेशनल मोड्स हैं, गाइडेड मोड और मिशन मोड। गाइडेड मोड में ऑपरेटर पूरी तरह से कंट्रोल रखता है, जबकि मिशन मोड एक प्री डिफाइंड पैटर्न फॉलो करता है। ये फीचर सेंसिटिव पैरामीटर्स और इन्फिल्ट्रेशन रूट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। इंडियन नेवी के अंडर टेस्टिंग फेज चल रहा है और आने वाले समय में इसकी अडॉप्शन एक्सपेक्टेड की जा रही है। तो आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स हमेशा से अपने 42 फाइटर स्क्वाड्रन के सैंक्शन पर जोर देता आ रहा है, जो एक 2 फ्रंट वॉर सिनारियोज में चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ ज़रूरी है। लेकिन अब जो रियलिटी है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ 30 स्क्वाड्रन के आसपास ऑपरेट कर रही है, जो इस डिजायर्ड कैपेबिलिटी से काफ़ी कम है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स के सीनियर से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि आज के वॉरफेयर की डायनेमिक्स नेचर को देखते हुए हमें 42 स्क्वाड्रन्स का टारगेट सिर्फ मेंटेन ही नहीं करना है, बल्कि इसे एक्सपेंड करने का ही प्लान बनाना होगा। मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स और एरियल थ्रेट्स की वजह से फोर्स रिक्वायरमेंट को री इमेजिन करना बहुत ज़रूरी बन गया है। 1960s में जब ये 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का आइडियाज़ प्रपोज किया गया था, तो वॉरफेयर और टेक्नोलॉजी काफ़ी अलग थी। आज के ज़माने में सरफेस टू एयर मिसाइल्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस जैसे एडवांस सिस्टम्स ने एयर बेसिस को ऑपरेट करना चैलेंजिंग बना दिया है। फॉरवर्ड एयर बेसिस पर फाइटर डिप्लॉय करना बहुत रिस्की होता जा रहा है। इस चैलेंजिंग सिनारियोज को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि 50 स्क्वाड्रन्स का एक फोर्स स्ट्रक्चर होना ही चाहिए, जिसमें मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स का कॉम्बिनेशन हो। ये 50 स्क्वाड्रन्स का प्लान कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कि 42 मैन्ड फाइटर स्क्वाड्रन्स एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड अटैक और इंटरसेप्शंस के लिए होंगे। 8 अनमैन्ड फाइटर स्क्वाड्रन्स ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो हाई रिस्क मिशंस परफॉर्म कर सकें विद रिड्यूस्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। इसके अलावा लॉयल विंगमैन ड्रोन और प्रिसीजन स्ट्राइक मिनी बॉम्बर्स जैसे प्लेटफॉर्म भी इंक्लूड किए गए हैं। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडियन नेवी के ट्विन इंजन डैक बेस्ड फाइटर जेट, जिसे हम TEDBF भी बोलते हैं, इस प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्लियरेंस मिल चुकी है और अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के फाइनल अप्रूवल का इंतजार है, जो 2025 तक मिलने की उम्मीद है। ये डेवलपमेंट एक क्रूशियल माइलस्टोन है, जो इंडिया के सेल्फ रिलायंट डिफेंस टेक्नोलॉजी के सफ़र में एक नए चैप्टर को शुरू करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेवी ने पहले फेज में 87 TEDBF यूनिट्स के लिए ऑथराइजेशन दे दिया है और फ्यूचर में अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 58 एडिशनल एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने का प्लान है। ये फेस्ड प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी नेवी की लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल नीड्स को फुलफिल करेगी और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी बूस्ट करेगी। TEDBF का डिज़ाइन इंडियन नेवी के स्पेसिफिक कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए टेलर किया गया है। ये MiG-29K का रिप्लेसमेंट होगा और मल्टी रोल कॉम्बैट मिशंस, जिसमें एयर सुपीरियरिटी,
स्ट्राइक और रिकॉनेसेंस इंक्लूड हैं। INS विक्रांत और फ्यूचर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 के साथ कंपेटेबिलिटी इसका एक बड़ा फीचर है। AMCA प्रोग्राम से TEDBF को काफ़ी एडवांटेज मिलेगा क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म में कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज शेयर होंगी। रडार, एवियोनिक्स और वेपन इंटीग्रेशन जैसे सिस्टम्स AMCA प्रोजेक्ट्स के अंडर डेवलप हो रहे हैं, जो TEDBF के डेवलपमेंट टाइम और कॉस्ट दोनों को रिड्यूस करेंगे। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, GRAC ने रिसेंटली अपने 7500 DWT मल्टीपर्पज़ वेसल्स सीरीज की दूसरी शिप के कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये एग्रीमेंट 4 दिसंबर 2024 को हैम्बर्ग, जर्मनी में फाइनलाइज किया गया। ये मल्टीपर्पज़ वेसल्स एडवांस और वर्सेटाइल वेसल्स हैं जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन और स्पेशलाइज्ड मैरीटाइम ऑपरेशंस जैसे क्रिटिकल रोल्स के लिए डिजाइन की गई है। इस सीरीज में टोटल 4 शिप्स हैं और बाकी 2 वेसल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनलाइज होते ही उनकी भी डिलीवरी शेड्यूल की जाएगी। इन मल्टीपर्पज़ वेसल्स का एक यूनिक फीचर ये है कि ये एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटीज़ के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इनका यूज़ कॉमर्शियल और मिलिट्री पर्पसेस के लिए इक्वली इफेक्टिव है, जो GRAC की इंजीनियरिंग और इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ को हाईलाइट करता है। दोस्तों, अब आखिरी खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्लान्स में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने को मिला है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने आइकॉनिक MiG-21 जेट्स की सर्विस लाइफ एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया है। ये एक्सटेंशन इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि इंडिजिनस तेजस MK-1A जेट्स की इंडक्शन प्रोसेस में डिलेज हो रहे हैं। पहले प्लान के मुताबिक MiG-21 जेट्स को दिसंबर 2025 तक रिटायर कर दिया जाना था, लेकिन अब उनकी ऑपरेशनल सर्विस को कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक तेजस MK-1A जेट्स प्रोडक्शन और डिलीवरी में स्पीडअप नहीं होता। इंडियन एयरफोर्स का पहला तेजस MK-1A स्क्वाड्रन राजस्थान के एनएल एयरफोर्स बेस पर स्टेब्लिश होना था 22 जुलाई 2024, लेकिन HAL को जेट्स इंजन्स की सप्लाई में डिलेज का सामना करना पड़ रहा है, जो प्रोडक्शन टाइमलाइन को इम्पैक्ट कर रहा है। तेजस MK-1A जेट्स में सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स होने वाले हैं, जैसे एडवांस रडार सिस्टम, इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, ब्रॉडर वेपन्स पेलोड कैपेसिटी। लेकिन जब तक ये जेट्स अवेलेबल नहीं होते, MiG-21 जेट्स को मिशन रेडी स्टेट में मेंटेन करना ही होगा। ये एयरक्राफ्ट्स अब भी कैपेबल हैं, लेकिन उनकी एज और मॉडर्न वॉरफेयर के चैलेंजेस को देखते हुए ये एक टेम्प्रोरी सोल्यूशन है। ये डिसीजन कैसा रहेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए, आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, ये थे आज की न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।